नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। प्रांशी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज सवाल यही लेने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला टलने से एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे किसकी परेशानियां बढ़ेंगी, ये जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे बीएमसी चुनाव में कितना फ़र्क पड़ेगा। और तीसरी तरफ जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि पीएम उम्मीदवारी को लेकर, यानी लोकसभा चुनाव को लेकर भी राज्य सरकार अपनी तैयारियां कर रही हैं। तो बीजेपी का इस बार क्या रणनीति रहेगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रांशी जी, सबसे पहले यही रुख करते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का 29, 28, 24 आगे पीछे तमाम, अब तो 5 जजों का टीम भी बन गया है, तो कैसे देख रही हैं इसके लेट होने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ रहा है? क्या वो उद्धव ठाकरे का गुट है या फिर एकनाथ शिंदे का गुट है? सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका। जैसा कि आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तारीखें जो बार बार चेंज हो रही हैं, हर बार हमने यही देखा है कि तारीख पर तारीख बताई जा रही है। लास्ट हमने जो तारीख सुनी थी वो 29 अगस्त की सुनी थी, लेकिन 29 अगस्त को क्या कुछ फैसला आया है अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल जैसा कि आपने कहा है कि उद्धव ठाकरे के गुट पर इफेक्ट पड़ेगा या फिर एकनाथ शिंदे के, तो फर्क दोनों ही तरफ पड़ने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ये फैसला आता है उद्धव ठाकरे के पक्ष में तो जाहिर सी बात है एकनाथ शिंदे के गुट पर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वह कह रहे हैं कि शिवसेना हमारी है, असली शिवसेना हमारी है। और चुनाव आयोग के फैसले को इस वक्त सुरक्षित किया जा चुका है क्योंकि होल्ड पर है वो फैसला, और सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती है कि चुनाव आयोग अपना फैसला सुनाए असली शिवसेना पर। तो इस वजह से दोनों ही फैसले इस वक्त रुके हुए हैं। अगर ये फैसला उद्धव के पक्ष में आता है तो जाहिर सी बात है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर डंके की चोट पर जो ऐलान कर रहे हैं, कई हद तक उनके वो ऐलान पूरे होते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। बीएमसी चुनाव को लेकर जो इस वक्त सियासत देखने को मिल रही है, आगामी चुनाव के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में एक बार फिर से शिवसेना की सरकार होगी, तो यहाँ पर उन्हें तमाम फायदे मिल सकते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर अगर फैसला आता है एकनाथ शिंदे के गुट के पक्ष में, तो यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जिस तरीके से बात कही है कि एकनाथ शिंदे बहुत ही बेहतरीन मंत्री हैं, और अब यहाँ पर जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने ये कह दिया है कि शिवसेना तो हमारी है, असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। और दूसरी ही तरफ प्रताप राव ने यह दावा किया है कि श्रीकांत शिंदे को अब युवा सेना का अध्यक्ष पद दे देना चाहिए। तो श्रीकांत शिंदे को लेकर मांग भी उठ चुकी है। तो ऐसे में देखा जाए कहीं ना कहीं अब आदित्य ठाकरे का पद भी मुश्किलों में पड़ चुका है। तो मुझे लगता है कि फैसला अगर चाहे दोनों ही गुटों में से किसी की तरफ भी आए, जो फैसला जिसके पक्ष में आएगा उसके लिए तो फायदेमंद होगा, लेकिन दूसरे विपक्ष के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। एक बहुत बड़ी बात कही है अब प्रांशी, लेकिन इस बीच में मैं एक सवाल और भी लेना चाहता हूँ, क्योंकि लगभग हम लोग 50 से ज़्यादा जो है डिबेट कर चुके हैं, और इसमें हम सब ने देखा कि शुरुआत में आपने भी देखा होगा कि किस तरीके से नवनीत राणा का जिक्र आता था, रवि राणा का जिक्र आता था। अभी आप मुझे ऑफ द कैमरा समझा भी रही थी कि राज ठाकरे भी इन दिनों चुप हैं, हालांकि कभी किसी से मुलाकात कर रहे हैं, कभी किसी से मुलाकात कर रहे हैं। ये लोग गायब कहाँ से हो गए अचानक से? ये लोग जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी आवाज़ उठाते थे। क्या पूरी तरह से समझा जाए कि नवनीत राणा, रवि राणा सब लोगों को बीजेपी का समर्थन था, यही वजह से आग बबूला थी, उद्धव ठाकरे पर हमलावर होते थे, लेकिन जब से सरकार छीनी है, गिरी है, तब से ये लोग चुप हैं? आखिर क्यों? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि आखिरकार सब लोग गायब कहाँ हो गए, तो बीच में ही नवनीत राणा को लेकर ये दावे किए गए थे कि उनके पति रवि राणा को अब मंत्रिमंडल के विस्तार में जगह मिल सकती है, एकनाथ शिंदे के कैबिनेट में। हालांकि ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन दावे तमाम किए गए थे। लेकिन फिलहाल देखा जाए दूसरे मंत्रिमंडल का विस्तार अभी बाकी है, सितंबर के महीने में होगा, और उसमें देखेंगे कि आखिरकार मंत्रिमंडल के विस्तार में रवि राणा को जगह मिलती है या फिर नहीं। वह भी विधायक हैं, लेकिन अब यहाँ पर सवाल खड़े होता है राज ठाकरे को लेकर। तो राज ठाकरे बीते कुछ समय पहले चुप्पी साधे हुए नजर आए। उस वक्त उनकी सर्जरी हुई थी, लेकिन सर्जरी के बाद एक बार फिर से मैदान में है। बीएमसी चुनाव को लेकर उन्होंने रणनीतियां बना ली हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, चुप्पी साधे हुए दबे पांव से कहीं वह बीजेपी से जुड़ना तो नहीं चाहते हैं। देवेंद्र फडणवीस से उनकी 2 बार मुलाकात हो चुकी है, चंद्रशेखर बावनकुले से उनकी मुलाकात हुई है, 1 घंटे की मुलाकात चली, और उस मुलाकात में क्या कुछ अहम फैसले लिए हैं। मीडिया से बातचीत उन्होंने बिल्कुल भी नहीं की है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि राज ठाकरे का जो रुख है शायद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ भी नजर आ रहा है या फिर बीजेपी की तरफ भी, क्योंकि ये दावे किए गए थे कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पर एक और बड़ा खड़ा हो चुका है कि फाइनली अब एकनाथ शिंदे की मुलाकात राज ठाकरे से हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ऐसे में लगता है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की जो गुट है उसको और भी ज्यादा कमजोर पड़ाने की कोशिश में अब राज ठाकरे नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात कह भी रही हैं। अब एक सवाल जो प्रांशी मैम, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र का जो शोर शराबा था, जो भूचाल था, अब आपके हाथ में
माइक्रोफोन से आप जान भी रही हैं कि इस वक्त जो है झारखंड में आ गया है, और वो आ गया है विधायकों को अयोग्य साबित होने का मसला। एक नाथ शिंदे को लेकर नहीं है, उनके 16 विधायकों को लेकर है, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर है। तो क्या आज जो शाम के वक्त तक की चर्चा हो भी रही है कि शायद कोई नया क्लाइमेक्स देखने को मिले, उनका इस्तीफा हो जाए हेमंत सोरेन के साहब का, क्या यही चीज़ें अयोग्य को लेकर जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं अभी तक, हालांकि जो है चुनाव आयोग और तमाम जगह पे राज्यपाल पे मामला है, क्या लगता है एक नाथ शिंदे की मुसीबत बढ़ेंगी, उनके भी विधायकों का क्या इस्तीफा हो सकता है? क्योंकि हेमंत सोरेन की कुर्सी लगभग जानी तय हो चुकी है, सिर्फ अयोग्य लेकर कैसे देख रही हैं? देखिए, हेमंत सोरेन की बात की जाए और एक नाथ शिंदे की बात की जाए तो यहाँ पर एक जो हम बड़ी चीज़ देख रहे हैं वो बीजेपी पार्टी देख रहे हैं। बीजेपी पार्टी यहाँ हेमंत सोरेन के सामने खड़ी हुई है, लेकिन एक नाथ शिंदे के समर्थन में यहाँ पर बीजेपी पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि एक नाथ शिंदे के विधायकों का इस्तीफा यहाँ पर नजर आ गया, क्योंकि एक नाथ शिंदे का जो गुट है वो दिन पर दिन मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब मुझे लगता है कि एमएनएस भी कहीं ना कहीं उनके समर्थन में हो सकती है। बात यहाँ पर हेमंत सोरेन की है, तो हेमंत सोरेन की यहाँ पर विधायकी की सदस्यता समाप्त करने की बीजेपी ये चाहती है। तो मुझे लगता है यदि हेमंत सोरेन की विधायकी जाती है, मुख्यमंत्री पद को लेकर कहा जा रहा है कि इस्तीफा तो वो देंगे, लेकिन एक बार फिर से दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री बनने का। दावा उनकी पत्नी को लेकर भी किया जा रहा है, उनकी माँ को लेकर, उनकी भाभी को लेकर भी। तो फिलहाल देखा जाए अगर विधायकों की बात झारखंड में है तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि बीजेपी पर जो इल्जाम इस वक्त लग रहा है वो यही लग रहा है कि सीबीआई ईडी के दम पर यहाँ पर बीजेपी रणनीति बना रही है और सरकार वह गिराने की इस वक्त लगातार यहाँ पर रणनीतियां बनाती जा रही है। ये एक बड़ा सवाल है और बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि देखिए, दरअसल जो झारखंड में है वो बीजेपी विपक्ष में है, लेकिन वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो भाई वो तो एक नाथ शिंदे साहब के साथ है। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा। एक सवाल अब प्रांशु जी से ये समझना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा आप दर्शकों से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लहर था, बीजेपी हर हर मोदी, घर घर मोदी हम, और आप देख रही थी 2014 के बाद से जो लहर आया, मुझे नहीं लगा कि वो आंधी अभी तक थमी भी है। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार चली गई, कहावत है बिहार में, रस्सी जल गया ऐठन नहीं गया वाला बात आती है। ये बार बार अभी भी मोदी जी को क्यों टारगेट कर रहे हैं कि उनका युग ख़त्म हो गया है, उनका लहर ख़त्म हो गया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि वो 30 मार खां जो है अपने आप को फिर से साबित हो रहे हैं। संजय राउत भी जेल में चले गए। क्या लगता है आपको कि उद्धव ठाकरे आखिर किस वजह से अभी भी बीजेपी या मोदी सरकार को टारगेट कर रहे हैं? क्या लोकसभा चुनाव में नहीं जीतने देंगे, क्या विधानसभा चुनाव में नहीं जीतने देंगे, और क्या बीएमसी में भी नहीं जीतने देंगे? देखिए, कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का निशाना साधना लाजमी भी है, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा पार्टी था वो पूरा बिखराव देखने को मिल रहा है। और इस वक्त एमवीए भी यहाँ पर टूटती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एनसीपी को कहीं ना कहीं डर है और इसी वजह से शरद पवार अपने इस गठबंधन को बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने जैसा कि हाल ही में बयान दिया कि साल 2024 के चुनाव वह विपक्ष पार्टियों के साथ लड़ सकते हैं। अगर पूरी विपक्ष पार्टियां एकजुट हो जाएं तो बीजेपी से यहाँ पर चुनाव लड़ा जा सकता है। अब यहाँ पर देखा जाए पीएम नरेंद्र मोदी और यहाँ पर अमित शाह और जेपी नड्डा जी जो हैं, तो यहाँ पर इन तीनों को ही देखा जाए जो ब्रांड नजर आता है एक तरीके से राजनीति में, तो उसके सामने कहीं ना कहीं विपक्ष काफी ज्यादा कमजोर है। तो मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे का कहीं ना कहीं गुस्सा इस वजह से ज्यादा जाहिर हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जो रणनीतियां बनाई थी, जो विधायक बागी हुए थे, पूरा फायदा यहाँ पर बीजेपी ने उठाया था। और देवेंद्र फडणवीस ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा था कि अब वह उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराकर ही मानेंगे, तब तक वह चैन की सांस नहीं लेंगे। और उन्होंने वाकई में वो करके भी दिखाया। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो पार्टी में उनकी बिखराव देखने को मिला है, जो टूटन देखने को मिली, इस वजह से उनका गुस्सा दिन पर दिन जाहिर हो रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशु जी इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और ये सच्चाई भी है और ये बौखलाहट है। देखते हैं ये बौखलाहट को कंट्रोल करेंगे, किस तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे, और कोर्ट का फैसला आने के बाद किस तरीके का माहौल रहेगा, वो हर एक अपडेट्स आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।